25.1 परिचय। आपने संभवतः शहरीकरण शब्द सुना होगा और आपको इसका मूल अर्थ पता होगा कि इसका क्या अर्थ है। आप इसे शहरों की वृद्धि के रूप में सोच सकते हैं। शहरीकरण शहरी बनने, शहरों की ओर जाने, कृषि से व्यापार, विनिर्माण, उद्योग और प्रबंधन जैसी शहराधारित गतिविधियों में स्थानांतरित होने और तदनुसार व्यवहार पैटर्न बदलने की प्रक्रिया है। इसमें रिश्तों की संपूर्ण प्रणाली का विस्तार शामिल है जिसके द्वारा लोग अपने निवास स्थान में खुद को बनाए रखते हैं। हॉले, 1981। कस्बों और शहरों के आकार में वृद्धि, जिससे शहरी आबादी में वृद्धि हुई, शहरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शहरी केंद्र मुख्यतः गैर कृषि हैं। ऐतिहासिक रूप से रोम या बगदाद जैसे कई महान शहर रहे हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण और उत्पादन में वृद्धि के बाद से शहरों में काफी वृद्धि हुई है, जिससे शहरीकरण आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम निम्नलिखित अनुभागों में यह पता लगाएंगे कि शहरी क्या है और शहरीकरण की प्रक्रिया क्या है। हम शहरीकरण, शहरों के विकास और शहरी केंद्रों से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में विभिन्न सिद्धांतों पर भी गौर करेंगे। 25.2 शहरीवाद। शहरी क्षेत्र क्या है? इस शब्द का प्रयोग जनसांख्यिकीय और समाजशास्त्रीय दोनों अर्थों में किया जाता है। जनसांख्यिकीय रूप से यह जनसंख्या के आकार और घनत्व और अधिकांश वयस्क पुरुषों द्वारा किए जाने वाले काम के प्रकार पर केंद्रित है। समाजशास्त्रीय रूप से यह विविधता, अवैयक्तिकता, परस्पर निर्भरता और जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। टोनीज, 1957 ने सामाजिक रिश्तों और मूल्यों के आधार पर जेमिन्सचाफ्ट, ग्रामीण, और गेसेलशाफ्ट, शहरी समुदायों के बीच अंतर किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बंधन परंपरा, सर्वसम्मति और अनौपचारिकता पर जोर देने के साथ रिश्तेदारी और दोस्ती के करीबी व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं। शहरी क्षेत्रों में अवैयक्तिक और द्वितीयक संबंध प्रबल होते हैं और बातचीत औपचारिक, संविदात्मक होती है और लोगों द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों या सेवाओं पर निर्भर होती है। मैक्स वेबर, 1961 और जॉर्ज सिमेल, 1950 जैसे अन्य समाजशास्त्रियों ने शहरी परिवेश में घनी जीवन स्थितियों, तेजी से बदलाव और अवैयक्तिक बातचीत पर जोर दिया। भारत में क्षेत्रों को कस्बों या शहरों के रूप में परिभाषित करने में जनसांख्यिकीय और आर्थिक सूचकांक महत्वपूर्ण हैं। शहर की जनगणना परिभाषा 1901 से 1951 तक काफी हद तक अपरिवर्तित रही, लेकिन 1961 में एक नई परिभाषा को अपनाया गया। 1951 तक शहर में शामिल थे कम से कम 5000 की आबादी वाला एक आबाद इलाका। प्रत्येक नगर पालिका, निगम और अधिसूचित क्षेत्र आकार की परवाह किए बिना सभी सिविल लाइंस नगरपालिका सीमा में शामिल नहीं है। इस प्रकार यह तय करने के लिए प्राथमिक मानदंड कि कोई स्थान एक शहर है या नहीं, जनसंख्या के आकार पर आधारित होने के बजाय प्रशासनिक थे, जिससे कुछ कस्बे अतिवृष्टि वाले गांवों से थोड़ा अधिक हो गए। 1961 में अनुभवजन्य परीक्षणों के साथ शहर को फिर से परिभाषित किया गया। का न्यूनतम जनसंख्या 5000, बी कम से कम 1000 प्रति वर्ग मील का घनत्व, ग 3/4 कामकाजी आबादी गैरकृषि व्यवसायों में लगी हुई है, घ नवस्थापित औद्योगिक क्षेत्रों, बड़ी आवास बस्तियों, पर्यटक आकर्षण और नागरिक सुविधाओं जैसी सुविधाओं की उपस्थिति। इस नई परिभाषा के परिणामस्वरूप 1951 और 1961 के बीच भारत में कस्बों की कुल संख्या में कमी आई। इस परिभाषा का उपयोग 1971, 1981 और 1991 की जनगणना में भी किया गया था। समाजशास्त्री किसी शहर को परिभाषित करने में जनसंख्या के आकार पर जोर नहीं देते क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या मानक बहुत भिन्न होते हैं।
एक शहर एक प्रशासनिक रूप से परिभाषित क्षेत्र है जिसमें अपेक्षाकृत बड़ा, सघन और सामाजिक रूप से विषम व्यक्तियों का स्थायी निवास होता है। विर्थ 1938। शहरी क्षेत्र शहरवासियों की विशिष्ट गैर कृषि गतिविधियों को संदर्भित करते हैं। किसी शहरी स्थान को परिभाषित करने के लिए कर लगाने, पूंजी संचय करने और पूर्वानुमानित विज्ञान, कलात्मक अभिव्यक्ति और व्यापार के लिए लेखन का उपयोग करने की क्षमता वाला शासक वर्ग आवश्यक है। चाइल्ड 1950। बॉक्स 25.1 मिलियन शहर। 1 मिलियन शहर 1 मिलियन या अधिक निवासियों वाला शहर है। 1995 की संयुक्त राष्ट्र जनगणना के अनुसार सबसे बड़े शहर थे टोक्यो, जापान 27.2 मिलियन, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको 16.9 मिलियन, साओ पाउलो, ब्राजील 16.8 मिलियन, न्यूयॉर्क, यूएसए 16.4 मिलियन, बॉम्बे, भारत 15.7 मिलियन। 1971 की जनगणना ने शहरी समूह शब्द की शुरुआत की। अक्सर बड़ी रेलवे कॉलोनियां, विश्वविद्यालय परिसर, बंदरगाह क्षेत्र और सैन्य शिविर शहर की सीमा के बाहर आते हैं, लेकिन इसके निकट होते हैं। ये क्षेत्र स्वयं कस्बों के रूप में योग्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि वे निकटवर्ती शहर के साथ निरंतर फैलाव बनाते हैं तो शहरी माने जाते हैं। इन्हें आउटग्रोथ कहा जाता है और इसमें पूरे गांव या उनके कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक कस्बे भी सन्निहित हो सकते हैं। ऐसे कस्बों को उनके विस्तार के साथ एक शहरी इकाई के रूप में माना जाता है जिसे शहरी समूह कहा जाता है। बॉक्स 25.2 शहरों के प्रकार। शहरों को सामान्य विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पादन केंद्र जमशेदपुर, फिरोजाबाद, कानपुर, कोलार। व्यापार और वाणिज्य केंद्र बॉम्बे, मद्रास। राजधानियां दिल्ली, लखनऊ। स्वास्थ्य और मनोरंजन केंद्र मसूरी, मैसूर, कोडाईकनाल। सांस्कृतिक केंद्र अमृतसर, अजमेर, हरिद्वार। विविध शहर वाराणसी। शहरीकरण विद्वानों द्वारा शहरीकरण को छोटे क्षेत्रों में केंद्रित बड़ी आबादी के परिणामस्वरूप संस्कृति और सामाजिक संपर्क के पैटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें श्रम का जटिल विभाजन, उच्च प्रौद्योगिकी स्तर, उच्च गतिशीलता, आर्थिक कार्यों में परस्पर निर्भरता और अवैयक्तिक सामाजिक संबंध शामिल हैं। थियोडोरसन 1969। लुई विर्थ ने शहरीकरण को जीवन के एक तरीके के रूप में 3 दृष्टिकोणों से देखा। जनसंख्या आधार, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिक व्यवस्था के साथ एक भौतिक संरचना के रूप में, एक संरचना और संस्थानों के साथ सामाजिक संगठन की एक प्रणाली के रूप में, उदाहरण के लिए माध्यमिक संपर्क, कमजोर रिश्तेदारी संबंध। दृष्टिकोण विचारों और व्यक्तित्वों के एक समूह के रूप में, जैसे व्यक्तिगत अव्यवस्था, आत्महत्या, अपराध, भ्रष्टाचार। 25.3 शहरीकरण की प्रक्रिया। एक संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में शहरीकरण आमतौर पर औद्योगिकरण से जुड़ा होता है, लेकिन यह हमेशा इसका परिणाम नहीं होता है। शहरीकरण शहरों में औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सघनता के कारण होता है, परिवहन और संचार में तकनीकी प्रगति, और सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियां। अतिशहरीकरण तब होता है जब शहरीकरण औद्योगिकरण से आगे निकल जाता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में रोजगार के मुद्दे पैदा होते हैं। भारत में कृषि से उद्योग की ओर महत्वपूर्ण जनसंख्या परिवर्तन के बिना औद्योगिक विकास होता है, और शहरी कुल जनसंख्या अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना शहरी जनसंख्या वृद्धि होती है। हालांकि अभी भी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा है, जिससे शहरों में बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ रहा है। शहरीकरण में
व्यवहार पैटर्न और संगठनात्मक रूपों जैसे भौतिक और गैर भौतिक पहलुओं सहित शहरी संस्कृति को प्राप्त करना शामिल है। यद्यपि सांस्कृतिक प्रभाव शहरों और गैर शहरी क्षेत्रों के बीच दोनों तरह से प्रवाहित होते हैं, गैर शहरी लोगों पर शहर का प्रभाव अधिक व्यापक है, जिसके कारण टॉयनबी ने दुनिया का पश्चिमीकरण कहा। शहरीकरण को प्रसार और संस्कृतिकरण के रूप में देखा जा सकता है। शहरी संस्कृति एक ही समाज के भीतर फैल सकती है या सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर सकती है। इसमें सांस्कृतिक विशेषताओं को उधार लेना और देना दोनों शामिल हैं। परसंस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे समूह की संस्कृति प्राप्त करते हैं। इस अर्थ में शहरीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। गिस्ट एंड फावा, 1933। भारत में शहरीकरण के इतिहास से 4 प्रक्रियाओं का पता चलता है। सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से शहर और गांव के लोगों के बीच नए सामाजिक रिश्ते। राजनीतिक परिवर्तनों के साथ शहरों का उत्थान और पतन। आर्थिक आधार को बदलने वाली नई उत्पादक प्रक्रियाओं पर आधारित शहर का विकास। आजीविका और नई जीवन शैली की तलाश में आने वाले प्रवासियों के साथ शहरों का भौतिक प्रसार। बॉक्स 25.3 उपशहरीकरण और अतिशहरीकरण। उपशहरीकरण तब होता है जब भीड़-भाड़ वाले शहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण की ओर ले जाते हैं। दिल्ली एक उदाहरण है। विशेषताओं में शामिल: गैर कृषि भूमि उपयोग में तीव्र वृद्धि, आसपास के क्षेत्रों को नगरपालिका सीमा में शामिल करना, शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों के बीच गहन संचार। अतिशहरीकरण से तात्पर्य किसी शहर या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में शहरी लक्षणों के अत्यधिक विकास से है। यह शहरी गतिविधियों के विस्तार, औद्योगिक कार्यों में वृद्धि, एक जटिल नौकरशाही नेटवर्क और शहरी लक्षणों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार के परिणामस्वरूप होता है। मुंबई और कलकत्ता इसके उदाहरण हैं। एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में शहरीकरण। शहर सामाजिक कलाकृतियां हैं जो विदेशी और अंतरसांस्कृतिक प्रभावों को स्वीकार करने के कारण ग्रामीण इलाकों से अलग हैं। वे विविध जातीय, भाषाई और धार्मिक पृष्ठभूमि के मिश्रण वाले बर्तन हैं। शहरीकरण लोक, किसान या सामंती ग्राम समाजों को बदल देता है। भारत में 600 ईसा पूर्व से शहरीकरण का एक निरंतर इतिहास रहा है, जो 3 सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आकार लिया गया है: आर्यकरण, फारसीकरण और पश्चिमीकरण। आर्य चरण के दौरान 3 प्रकार के शहर उभरे: क्षत्रियों की धर्मनिरपेक्ष शक्ति पर प्रभुत्व रखने वाले राजधानी शहर, वैश्यों के वर्चस्व वाले व्यापारिक शहर। पवित्र शहर, शुरू में बौद्धों और जैनियों का प्रभुत्व था, बाद में ब्राह्मणों का। 10वीं शताब्दी ईस्वी से मुस्लिम शासन के साथ भारतीय शहरों ने एक नया सामाजिक और सांस्कृतिक चरित्र प्राप्त किया। इस्लामी बन गए, फारसी और बाद में उर्दू आधिकारिक भाषा बन गई और फारसी संस्कृति ने शहरी अभिजात वर्ग को प्रभावित किया। 150 वर्षों में ब्रिटिश शासन, पश्चिमीकरण ने भारतीय शहरी जीवन पर एक स्पष्ट छाप छोड़ी है, जो प्रशासन, शिक्षा, भाषा, पोशाक और व्यवहार में दिखाई देती है। शहरीकरण का पश्चिमीकरण से गहरा संबंध है। चिंतन और कार्य 25.1। आपके अनुभव के आधार पर आप क्या सोचते हैं कि भारत में शहरों का वर्तमान सांस्कृतिक चरित्र क्या है? क्या आपको लगता है कि यह पश्चिमीकरण है जो सांस्कृतिक प्रभाव पर हावी है या अन्य प्रभाव भी है? इस पर एक नोट लिखें और इसे अध्ययन केंद्र में दोस्तों या साथी सहपाठियों के साथ साझा करें। चिंतन और कार्रवाई 25.1। भारतीय शहरों का सांस्कृतिक चरित्र। भारत में शहरों का सांस्कृतिक चरित्र एक गतिशील और बहुआयामी घटना है, जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के संगम से आकार लेती है। भारत अपने विशाल और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य के साथ
एक अनूठा अध्ययन प्रस्तुत करता है कि शहर कैसे विकसित होते हैं और उन पर पड़ने वाले प्रभावों की बहुलता को प्रतिबिंबित करते हैं। यह प्रतिबिंब भारतीय शहरों के वर्तमान सांस्कृतिक चरित्र में गहराई से उतरेगा, विश्लेषण करेगा कि क्या पश्चिमीकरण प्रमुख प्रभाव है या अन्य कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय शहरों का ऐतिहासिक संदर्भ प्राचीन सभ्यताओं, मध्ययुगीन काल, औपनिवेशिक इतिहास और आधुनिक वैश्विक प्रभावों सहित विभिन्न युगों के धागों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री है। वाराणसी, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो उनके सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित करती रहती हैं। औपनिवेशिक काल ने विशेष रूप से कई भारतीय शहरों की शहरी वास्तुकला, प्रशासनिक प्रणालियों और सामाजिक मानदंडों पर एक अमिट छाप छोड़ी। पश्चिमीकरण और उसका प्रभाव। पश्चिमीकरण का तात्पर्य पश्चिमी विचारों, जीवन शैली और संस्कृति को अपनाने से है। भारतीय शहरों में पश्चिमीकरण कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। भाषा और संचार। शहरी भारत में अंग्रेजी एक प्रमुख भाषा बन गई है, खासकर व्यावसायिक, शैक्षिक और सामाजिक संदर्भों में। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का उदय और कॉरपोरेट संचार में अंग्रेजी को प्राथमिकता देना एक महत्वपूर्ण पश्चिमी प्रभाव को दर्शाता है। फैशन और जीवन शैली। ब्रांड और शैलियों सहित पश्चिमी फैशन रुझान शहरी भारतीयों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शॉपिंग मॉल में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, फास्ट फैशन और कॉरपोरेट सेटिंग में पश्चिमी पोशाक को प्राथमिकता देना इस प्रवृत्ति के संकेतक हैं। खाद्य संस्कृति। भारत में शहरी भोजन परिदृश्य ने इतालवी, चीनी, अमेरिकी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ परोसने वाले रेस्तरां के प्रसार के साथ वैश्विक व्यंजनों को अपना लिया है। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और डोमिनोज जैसी फास्ट फूड श्रृंखलाएं भारतीय शहरों में सर्वव्यापी हो गई है। मीडिया और मनोरंजन। पश्चिमी मीडिया का प्रभाव बहुत गहरा है। हॉलीवुड फिल्में, अमेरिकी टीवी शो और पश्चिमी संगीत को बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं। डिजिटल क्रांति ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो गई है। शिक्षा और कार्य नीति। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) पर जोर देने वाला शिक्षा का पश्चिमी मॉडल अत्यधिक मूल्यवान हो गया है। इसी तरह शहरी भारत में कॉरपोरेट कार्य संस्कृति अक्सर पश्चिमी प्रथाओं को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें दक्षता, पेशेवर पोशाक और पदानुक्रमित संरचनाओं पर जोर दिया जाता है। भारतीय शहरी संस्कृति पर अन्य प्रभाव। हालांकि पश्चिमीकरण एक दृश्यमान और महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन यह भारतीय शहरों के सांस्कृतिक चरित्र को आकार देने वाला एकमात्र कारक नहीं है। कई अन्य प्रभाव सांस्कृतिक पच्चीकारी में योगदान करते हैं। पारंपरिक और स्थानीय संस्कृतियां। पश्चिमीकरण की लहर के बावजूद पारंपरिक भारतीय संस्कृतियां लचीली बनी हुई हैं। दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार शहरों में उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। पारंपरिक कपड़े जैसे साड़ी और कुर्ता पाजामा पश्चिमी पोशाक के साथ साथ मौजूद हैं। भरतनाट्यम और हिंदुस्तानी संगीत जैसे शास्त्रीय संगीत और नृत्य रूप समकालीन शैलियों के साथ साथ फलते फूलते रहते हैं। क्षेत्रीय विविधता। भारतीय शहर क्षेत्रीय संस्कृतियों को पिघलाने वाले बर्तन हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई जैसा शहर कई समुदायों की मेजबानी करता है, जिनमें महाराष्ट्रियन, गुजराती, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाओं का योगदान देता है। यह क्षेत्रीय विविधता शहरी सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करती है, जो भाषाओं, व्यंजनों और परंपराओं का मिश्रण पेश करती है। वैश्वीकरण। पश्चिमीकरण से परे, वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम लाता है। यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक संस्कृतियों के संपर्क ने भारतीय शहरी लोगों को अधिक महानगरीय बना दिया है। इसमें पूर्वी एशियाई,
मध्य पूर्वी और अफ्रीकी संस्कृतियों के प्रभाव शामिल हैं, जो शहरी भारत में अधिक दिखाई दे रहे हैं। तकनीकी प्रगति। डिजिटल युग ने भारत में शहरी जीवन में क्रांति ला दी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सांस्कृतिक रुझानों और सामाजिक संपर्कों को आकार देते हैं। ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन शिक्षा का उदय डिजिटल रूप से एकीकृत शहरी संस्कृति की ओर बदलाव को दर्शाता है। आर्थिक कारक। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने शहरी बाजारों को वैश्विक निवेश और उपभोक्तावाद के लिए खोल दिया। इस आर्थिक बदलाव का शहरी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे उपभोक्तावादी मानसिकता और वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवन शैली में बदलाव को बढ़ावा मिला है। प्रवासन और शहरीकरण। बेहतर अवसरों की तलाश में लोगों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में आना शहरों के विकसित होते सांस्कृतिक चरित्र में योगदान देता है। यह प्रवासन ग्रामीण परंपराओं को शहरी परिवेश में लाता है, जिससे एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है जो ग्रामीण सादगी को शहरी परिष्कार के साथ मिश्रित करती है। भारतीय शहरों का केस अध्ययन। भारतीय शहरों के सांस्कृतिक चरित्र को व्यापक रूप से समझने के लिए विशिष्ट उदाहरणों की जांच करना उपयोगी है। मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाने वाला मुंबई पारंपरिक और आधुनिक प्रभावों के संगम का प्रतीक है। यह शहर भारत के जीवंत फिल्म उद्योग बॉलीवुड का घर है, जो देश भर में सांस्कृतिक रुझानों को आकार देता है। मुंबई की महानगरीय प्रकृति इसकी विविध आबादी में परिलक्षित होती है, जहां पारंपरिक महाराष्ट्रियन संस्कृति भारत और दुनिया भर के प्रवासियों की जीवन शैली के साथ सहअस्तित्व में है। दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली अपनी मुगल वास्तुकला, औपनिवेशिक युग की इमारतों और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। दिल्ली का सांस्कृतिक चरित्र इसकी ऐतिहासिक भव्यता और समकालीन विश्वव्यापीता का मिश्रण है। शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसे स्थानों पर पारंपरिक प्रदर्शन और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आधुनिक कला प्रदर्शनियां शामिल हैं। बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु का सांस्कृतिक परिदृश्य आईटी उद्योग से काफी प्रभावित है। देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से युवा पेशेवरों की आमद ने एक बहुसांस्कृतिक वातावरण तैयार किया है। बेंगलोर की संस्कृति पारंपरिक दक्षिण भारतीय विरासत और वैश्विक शहरी जीवन शैली का मिश्रण है, जो इसके भोजन, फैशन और सामाजिक स्थानों में स्पष्ट है। कोलकाता। कोलकाता अपने औपनिवेशिक अतीत और बौद्धिक विरासत में निहित एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान बरकरार रखता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाने वाला कोलकाता दुर्गा पूजा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पुस्तक मेलों जैसे कार्यक्रमों के साथ एक जीवंत कला परिदृश्य का दावा करता है। साहित्य, संगीत और रंगमंच के प्रति शहर का प्रेम इसके सांस्कृतिक चरित्र में गहराई से समाया हुआ है। निष्कर्ष। भारतीय शहरों का वर्तमान सांस्कृतिक चरित्र पश्चिमीकरण, पारंपरिक प्रभावों, क्षेत्रीय विविधता, वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, आर्थिक कारकों और प्रवासन का एक जटिल और गतिशील परस्पर क्रिया है। जबकि पश्चिमीकरण एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, यह भारत में शहरी संस्कृति को आकार देने वाली स्थानीय परंपराओं और वैश्विक प्रभावों की समृद्ध टेपेस्ट्री को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए भारतीय शहर केवल पश्चिमी शहरी केंद्रों की प्रतिकृतियां नहीं हैं, बल्कि अद्वितीय सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जहां कई प्रभाव एक जीवंत और लगातार विकसित होने वाले सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करने के लिए एकजुट होते हैं। यह संकरता भारतीय शहरी संस्कृति की पहचान है, जो कई प्रभावों के बीच अनुकूलन, एकीकरण और नवाचार करने की देश की क्षमता को दर्शाती है। एक राजनीतिक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में शहरीकरण। राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों ने शहरीकरण को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और ऐसा करना जारी है।
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक पाटलिपुत्र, दिल्ली, मदुरै और गोलकोंडा जैसे भारतीय शहर विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों के भाग्य के आधार पर बढ़े, घटे या गायब हो गए। राजनीतिक कारक अक्सर शहरी विकास की शुरुआत करते हैं, जिसे बाद में वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में शहरीकरण। आज शहरीकरण मुख्यतः एक आर्थिक प्रक्रिया है। आधुनिक शहर उत्पादक गतिविधियों के केंद्र हैं, जो उनके भीतर की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विकसित हो रहे हैं। किसी शहर में आर्थिक गतिविधि का स्तर और प्रकृति उसके विकास और आगे शहरीकरण को प्रेरित करती है। एक भौगोलिक प्रक्रिया के रूप में शहरीकरण। शहरीकरण को अक्सर शहरी क्षेत्रों में रहने वाली देश की आबादी के अनुपात से मापा जाता है। शहरी जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों से प्रवासन दोनों के परिणामस्वरूप होती है। प्रवासन या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही शहरीकरण के लिए आवश्यक है, जिससे यह स्थानांतरण से जुड़ी एक भौगोलिक प्रक्रिया बन जाती है। शहरीकरण से संबंधित प्रवासन के 3 मुख्य प्रकार हैं। ग्रामीण गांवों से कस्बों और शहरों की ओर प्रवासन, जिससे वृहद शहरीकरण को बढ़ावा मिला। राजधानियों और प्रमुख शहरों में प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्रीकरण से प्रेरित छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर प्रवासन महानगरीकरण की ओर ले जाता है। महानगरीय आबादी का परिधीय क्षेत्रों में स्थानांतरण, जिससे उपनगरीकरण होता है, जो महानगरीकरण का परिणाम है और इसमें शहरों से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले लोग शामिल होते हैं। भारत में शहरीकरण। भारत में रुकावटों के साथ शहरीकरण का एक लंबा इतिहास रहा है। पहला चरण लगभग 2350 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर शामिल हैं। यह शहरी सभ्यता संभवतः आर्य आक्रमणों के कारण लगभग 1500 ईसा पूर्व समाप्त हो गई। दूसरा चरण लगभग 600 ईसा पूर्व उत्तर में आर्यों और दक्षिण में द्रविड़ों के साथ शुरू हुआ, जो लगभग 2500 वर्षों तक जारी रहा। इस अवधि में कई शहरों का उदय हुआ, विशेषकर मौर्य और मौर्योत्तर युग के दौरान। मुगल काल में शहरीकरण का एक और शिखर आया, जिसमें कई शहर स्थापित हुए। प्रारंभिक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास में ब्रिटिशों की रुचि की कमी और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में गिरावट आई। बाद में भारतीय शहरों को फिर से महत्व मिला और नए शहर स्थापित हुए। शहरी व्यवस्था के प्रमुख तत्वों में सैन्य राजनीतिक शहर और मंदिर शहर शामिल थे। केंद्रीकृत पदानुक्रमों, तटीय शहरों बनाम भीतरी इलाकों के शहरों के महत्व और राजनीतिक और वाणिज्यिक शहरों बनाम मंदिर केंद्रों की भूमिका में भिन्नताएं मौजूद थी। शहरीकरण पर ब्रिटिश प्रभाव के पहलू। ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों के दौरान भारत के शहरी परिदृश्य में काफी बदलाव आया। प्रमुख ब्रिटिश योगदान में शामिल हैं कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे महानगरीय बंदरगाह शहरों की स्थापना, हिल स्टेशन और वृक्षारोपण बस्तियां बनाना, प्रशासनिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सिविल लाइंस और छावनियों का परिचय, रेलवे और आधुनिक उद्योगों का निर्माण, जिससे जमशेदपुर और धनबाद जैसे नए औद्योगिक शहर स्थापित हुए। शहरी सुविधाओं और प्रशासन में सुधार। भारतीय शहर पश्चिमीकरण के केंद्र बन गए। नए शहरी अभिजात वर्ग ने पश्चिमी मूल्यों और प्रथाओं को अपनाया, जिससे ग्रामीण और शहरी जनता से उनका अलगाव हो गया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शहरीकरण। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से शहरीकरण हुआ। महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं उत्तरी भारत में शहरी क्षेत्रों में शरणार्थियों को बसाना, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर जैसे नए प्रशासनिक शहरों का निर्माण,
प्रमुख शहरों के पास नए औद्योगिक शहरों का निर्माण, बड़े शहरों का तेजी से विकास, छोटे शहरों का पतन, मलिन बस्तियों और ग्रामीण शहरी सीमा का व्यापक विकास, नगर नियोजन की शुरुआत और नागरिक सुविधाओं में सुधार, शहरीकरण के सिद्धांत। शहर शहरी समाजशास्त्र के केंद्र में हैं, जिनकी विशेषता निवास और दुकानें जैसी ठोस इकाइयां हैं। एक शहर को आधिकारिक तौर पर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है। सोरोकिन और जिम्मरमैन ने शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से अलग करने वाली 8 विशेषताओं को सूचीबद्ध किया: व्यवसाय, पर्यावरण, समुदाय का आकार, जनसंख्या घनत्व, विविधता, सामाजिक भेदभाव और स्तरीकरण, गतिशीलता और संपर्क प्रणाली। मेन, मॉर्गन, टॉनीज और दुर्खीम जैसे प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने शहर के स्वरूपों की खोज की। टॉनीज ने जेमिनशाफ्ट, समुदाय, और गेसेलशाफ्ट, समाज, की तुलना की, जबकि दुर्खीम ने यांत्रिक और जैविक एकजुटता में अंतर किया। इन अवधारणाओं को शहरों, विशेषकर आधुनिक शहरों में पूर्ण रूप से विकसित देखा गया। लुई विर्थ, जीवन के एक तरीके के रूप में शहरीकरण। विर्थ ने शहरी वातावरण में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हुए शहरीकरण और शहरीकरण के बीच अंतर किया। उन्होंने व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले प्रमुख शहर लक्षणों के रूप में आकार, घनत्व और विविधता की पहचान की। विर्थ ने शहरीकरण को शहरी जीवन को परिभाषित करने वाले लक्षणों के एक समूह के रूप में देखा, जिसे भौतिक, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा गया। उन्होंने शहरी समाज में अलगाव और एकीकरण की ताकतों पर प्रकाश डाला और निष्कर्ष निकाला कि शहरी जीवन शोषणकारी और अलग-थलग है, फिर भी अलग-अलग पड़ोस बनाते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण। प्राकृतिक विज्ञान में प्रयुक्त पारिस्थितिक दृष्टिकोण शहरीकरण पर लागू होता है। पार्क, बर्गेस और हॉले जैसे विद्वानों ने शहरों को लाभप्रद रेखाओं, नदियों, संसाधनों, व्यापार मार्गों के साथ बढ़ते हुए देखा और प्रतिस्पर्धा, आक्रमण और उत्तराधिकार के माध्यम से प्राकृतिक क्षेत्रों में व्यवस्थित किया। शहरों को इन सिद्धांतों का पालन करते हुए विकास पैटर्न के साथ अलग-अलग क्षेत्रों के मानचित्र के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह सिद्धांत गुड़गांव जैसे भारतीय उपनगरों पर लागू होता है, लेकिन यह सिद्धांत अमेरिकी शहरों पर आधारित है और योजना और डिजाइन पर कम जोर देता है। शहरीकरण और निर्मित पर्यावरण। हार्वे और कास्टेल्स। हार्वे और कास्टेल्स ने तर्क दिया कि शहरीकरण व्यापक राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। हार्वे ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष का पुनर्गठन बड़ी कंपनियों और सरकारी नीतियों द्वारा किया जाता है। कैस्टेल्स ने सैन फ्रांसिस्को में समलैंगिक समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि शहर का स्वरूप सामाजिक संघर्षों और संघर्षों से प्रभावित होता है। दोनों ने शहरी वातावरण को आकार देने में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। चिंतन और क्रिया 25.2। हार्वे और कास्टेल्स के अनुसार किसी शहर का विशेष स्वरूप निगमों, व्यापारिक घरानों और सरकारों के राजनीतिकार्थिक विचारों से बहुत प्रभावित होता है। उपरोक्त कथन के समर्थन में भारतीय शहरों के उदाहरण दीजिए। चिंतन और कार्रवाई 25.2। भारतीय शहरों के स्वरूप पर राजनीतिकार्थिक विचारों का प्रभाव। किसी शहर का विशेष स्वरूप निगमों, व्यापारिक घरानों और सरकारों के राजनीतिकार्थिक विचारों से काफी प्रभावित होता है। हार्वे और कास्टेल्स का यह अवलोकन विभिन्न भारतीय शहरों के शहरी विकास और स्थानिक संगठन में स्पष्ट है। भारत के शहरी परिदृश्य को आर्थिक नीतियों, कॉरपोरेट निवेश और सरकारी योजना की जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार दिया गया है। इस निबंध में हम यह पता लगाएंगे कि इन कारकों ने मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों के स्वरूप और संरचना को कैसे प्रभावित किया है। हम विशिष्ट उदाहरणों पर गौर करेंगे जो शहरी वातावरण को आकार देने में राजनीतिकार्थिक विचारों की भूमिका को उजागर करते हैं। मुंबई,
वित्तीय राजधानी मुंबई, जिसे अक्सर भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, इस बात का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि राजनीतिक आर्थिक विचार शहरी स्वरूप को कैसे प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से मुंबई का विकास एक बंदरगाह शहर के रूप में इसकी रणनीतिक स्थिति से प्रेरित था, जिसने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया। इन वर्षों में शहर एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसने निगमों और व्यावसायिक घरानों को आकर्षित किया। कॉरपोरेट प्रभाव, प्रमुख वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय निगमों और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की उपस्थिति ने दक्षिण मुंबई में आर्थिक गतिविधियों को केंद्रित कर दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र ने विशेष रूप से नरीमन पॉइंट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी और लोअर परेल जैसे क्षेत्रों में ऊंची कार्यालय इमारतों, लक्जरी अपार्टमेंट और वाणिज्यिक स्थानों के विकास को प्रेरित किया है। इन क्षेत्रों का व्यावसायिक जिलों में परिवर्तन शहरी स्वरूप पर कॉरपोरेट निवेश के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है। सरकारी नीतियां, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना और 1990 के दशक की उदारीकरण नीतियों जैसी सरकारी पहलों ने मुंबई के विकास को और तेज कर दिया। मुख्य शहर में भीड़ कम करने के लिए शुरू की गई नवी मुंबई परियोजना दर्शाती है कि सरकारी योजना शहरी विस्तार को कैसे प्रभावित कर सकती है। मुंबई मेट्रो और तटीय सड़क परियोजना जैसी नई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का निर्माण भी आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए शहर के स्वरूप को आकार देने में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालता है। सामाजिकार्थिक अलगाव, आर्थिक उछाल ने शहर के भीतर सामाजिकार्थिक अलगाव को भी जन्म दिया है। दक्षिण मुंबई जैसे समृद्ध इलाकों और धारावी की विशाल झुग्गियों के बीच का अंतर राजनीतिक आर्थिक गतिशीलता से प्रभावित धन और संसाधनों के असमान वितरण को उजागर करता है। यह अलगाव कॉरपोरेट संचालित रियल एस्टेट विकास और अपर्याप्त समावेशी शहरी नियोजन का प्रत्यक्ष परिणाम है। बेंगलुरु, आईटी हब। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, शहरी स्वरूप पर आईटी उद्योग के गहरे प्रभाव का उदाहरण है। एक शांत उद्यान शहर से एक हलचल भरे महानगर में शहर का परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है। आईटी उद्योग का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, व्हाइटफील्ड और मान्यता टेक पार्क जैसे आईटी पार्कों की स्थापना ने बेंगलुरु के शहरी परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है। ये क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं, जो देश भर से कार्यबल को आकर्षित कर रहे हैं। आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए आईटी उद्योग की मांग ने उच्च तकनीक वाले कार्यालय स्थानों, आवासीय परिसरों और वाणिज्यिक केंद्रों के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे परिधीय क्षेत्रों को हलचल भरे शहरी केंद्रों में बदल दिया गया है। सरकारी समर्थन, कर प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी पार्कों के निर्माण सहित कर्नाटक राज्य सरकार की सक्रिय नीतियां आईटी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही हैं। बेंगलुरु मैसूरू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना जैसी पहल का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना और आगे शहरी विस्तार को बढ़ावा देना है, जो आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए शहर के स्वरूप को आकार देने में सरकार की भूमिका को दर्शाता है। शहरी चुनौतियां, हालांकि आईटी क्षेत्र द्वारा संचालित तीव्र शहरीकरण ने यातायात की भीड़, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और नागरिक सुविधाओं पर दबाव जैसी चुनौतियां भी ला दी हैं। बेंगलुरु के स्थानिक स्वरूप में अब विशाल उपनगर और गेटेड समुदाय शामिल हैं, जो अक्सर सामाजिकार्थिक विभाजन और अनियोजित शहरी फैलाव का कारण बनते हैं। दिल्ली, राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी। दिल्ली, भारत की राजधानी, इस बात का उदाहरण है कि कैसे राजनीतिकार्थिक विचार, विशेष रूप से राजनीतिक प्रभाव और सरकारी नीतियां, शहरी स्वरूप को आकार देती हैं। केंद्र सरकार की सीट के रूप में दिल्ली का विकास राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं से काफी प्रभावित रहा है। राजनीतिक प्रभाव, सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया नई दिल्ली का लेआउट,
शक्ति और भव्यता के प्रदर्शन की औपनिवेशिक युग की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। स्वतंत्रता के बाद सरकारी इमारतों, विदेशी दूतावासों और नौकरशाहों और राजनेताओं के आवासीय क्षेत्रों ने शहर के केंद्रीय जिलों को आकार देना जारी रखा है। आर्थिक विकास। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का हिस्सा गुरुग्राम, गुड़गांव और नोएडा जैसे क्षेत्र प्रमुख वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरे हैं। इन उपग्रह शहरों का विकास कॉरपोरेट निवेश और दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी नीतियों दोनों से प्रेरित है। इन क्षेत्रों में एसआईजेड, आईटी पार्क और वाणिज्यिक केंद्रों की स्थापना शहरी नियोजन में राजनीतिक आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालती है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। दिल्ली मेट्रो, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे एक्सप्रेसवे का निर्माण जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शहरी स्वरूप को आकार देने में सरकारी पहल की भूमिका को रेखांकित करती हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करना और शहर की तीव्र वृद्धि का प्रबंधन करना है। सामाजिक प्रभाव। तीव्र विकास के कारण हाशिए पर रहने वाले समुदायों का विस्थापन और अनौपचारिक बस्तियों का विकास भी हुआ है। दक्षिणी दिल्ली जैसे समृद्ध इलाकों और विशाल झुग्गियों और अनधिकृत कॉलोनियों के बीच स्पष्ट अंतर राजनीतिक आर्थिक निर्णयों से प्रभावित सामाजिक आर्थिक असमानताओं को रेखांकित करता है। हैदराबाद, उभरता हुआ टेक और फार्मा हब। हैदराबाद एक प्रमुख आईटी केंद्र और फार्मास्यूटिकल उद्योग के केंद्र के रूप में अपनी दोहरी भूमिका के साथ इस बात का स्पष्ट उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे राजनीतिक आर्थिक विचार शहरी परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं। आईटी और फार्मा उद्योग। हाईटेक सिटी। हैदराबाद सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी की वृद्धि ने हैदराबाद को आईटी क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। इसी तरह जीनोम वैली की स्थापना ने शहर को जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स का केंद्र बना दिया है। इन क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश ने पेशेवर कार्यबल की पूर्ति के लिए आधुनिक कार्यालय स्थानों, अनुसंधान सुविधाओं और आवासीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया है। सरकारी पहल। तेलंगाना राज्य सरकार की नीतियों जैसे कि तेलंगाना राज्य औद्योगिक परियोजना अनुमोदन और स्वप्रमाणन प्रणाली (टीएस) ने उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित हुए हैं। आउटर रिंग रोड का विकास और हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के सरकारी प्रयासों के उदाहरण हैं। शहरी विस्तार। शहरी क्षेत्रों के पहले के ग्रामीण या अर्धग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार से नए आवासीय और वाणिज्यिक पड़ोस का निर्माण हुआ है। आईटी गलियारों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर सरकार के फोकस ने आर्थिक गतिविधियों और आवासीय बस्तियों के स्थानिक वितरण को प्रभावित किया है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण स्थानीय समुदायों का विस्थापन, पर्यावरणीय क्षरण और नागरिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ने जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्रों और अनौपचारिक बस्तियों के बीच का अंतर आर्थिक विकास के असमान प्रभाव को उजागर करता है। निष्कर्ष। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद जैसे भारतीय शहरों का शहरी स्वरूप हार्वे और कैस्टेल्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आर्थिक विचारों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। कॉरपोरेट निवेश, सरकारी नीतियां और आर्थिक प्राथमिकताएं इन शहरों के स्थानिक संगठन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण कई लाभ लाते हैं, वे सामाजिक आर्थिक असमानताओं, पर्यावरणीय चिंताओं और बुनियादी ढांचे में तनाव जैसी चुनौतियां भी पैदा करते हैं। टिकाऊ शहरी नियोजन और समावेशी विकास के लिए इन कारकों की परस्पर क्रिया को समझना आवश्यक है। भारतीय समाजशास्त्री राव और बोस। एम.एस.ए. राव 1970
भारतीय समाज की व्यापक सामाजिक संरचनाओं पर विचार करके शहरीकरण और शहरीकरण का विश्लेषण करते हैं। उनके लिए शहरीकरण एक विविध प्रक्रिया है जो शहरीकरण के कई रूपों को जन्म देती है। राव का तर्क है कि शहरों और गांवों के बीच अलगाव गलत है क्योंकि दोनों जाति और रिश्तेदारी की संरचनात्मक विशेषताएं साझा करते हैं और एक ही सभ्यता का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि शहरीकरण और पश्चिमीकरण एक समान नहीं है और इन्हें भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। शहरीकरण से जाति और संयुक्त परिवार जैसी पारंपरिक संरचनाओं का विघटन नहीं होता है। शहरी परिवेश में पारंपरिक और आधुनिक संरचनाएं सहअस्तित्व में हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के शहरीकरण होते हैं, जैसे उत्तर औद्योगिक, पूर्व औद्योगिक, पश्चिमी और गैर पश्चिमी। शहरीकरण का संबंध सामाजिक परिवर्तन से है, लेकिन इसके साथ कोई वास्तविक सामाजिक परिवर्तन नहीं जुड़ा है। हालांकि शहरीकरण के कारण सामाजिक संगठन और संघ के नए रूप सामने आए हैं। इस प्रकार राव के लिए शहरीकरण वैचारिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जनसांख्यिकीय, तुलनात्मक, पारंपरिक और समाजशास्त्रीय तत्वों के साथ एक जटिल, बहुआयामी प्रक्रिया है। राव एक शहर को शहरीकरण और शहरी जीवन शैली के केंद्र के रूप में परिभाषित करते हैं। शहरीकरण एक दोतरफा प्रक्रिया है और भारत में एक समान नहीं है, जो विभिन्न अक्षों प्रशासनिक, राजनीतिक, वाणिज्यिक, धार्मिक और शैक्षणिक पर घटित होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के शहरीकरण होते हैं। ये अलग अलग धुरियां शहर और गांवों के बीच संपर्क के अलग अलग पैटर्न बनाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अलग अलग शहरीकरण पैटर्न बनते हैं। राव शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 3 प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को अलग करते हैं: औद्योगिक कस्बों के पास के गांव, कस्बों और शहरों में काम करने वाले कई प्रवासियों वाले गांव और महानगरीय सीमा पर स्थित गांव। राव का मानना था कि प्रवासन के अध्ययन से गांवों और कस्बों के बीच समानताएं, अंतर और निरंतरता का पता चल सकता है। शहरीकरण के अध्ययन के लिए राव का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण सबसे व्यापक है, क्योंकि वह इसके सभी पहलुओं की जांच करते हैं और उन्हें शहरीकरण और शहरीकरण की समाजशास्त्रीय समझ से जोड़ते हैं। आशीष बोस का जनसांख्यिकीय वर्गीकरण शहरीकरण को परिभाषित करने में गुणात्मक कारकों से अधिक जनसांख्यिकी जैसे मात्रात्मक कारकों पर जोर देता है। उनके लिए शहरीकरण जनसांख्यिकीय अर्थ में समय के साथ कुल जनसंख्या T में शहरी आबादी U के अनुपात में वृद्धि है। जब तक UT बढ़ता है, शहरीकरण होता है। शहरीकरण की प्रक्रिया जारी है और यह केवल औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के अंतर्निहित व्यापक कारकों का एक हिस्सा है। बोस ने भारत में शहरीकरण की विशेषताओं को रेखांकित किया और इसे शहरीकरण के प्रतिशत के आधार पर दशकवार विभेदित किया। वह प्रवासन के पुशबैक और टर्नओवर कारकों को पहचानते हैं। उन्होंने शहरी विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों पर विचार किया। क. कुल शहरी आबादी में नए शहरों का अनुपात। ख. कुल जनसंख्या में अवर्गीकृत कस्बों का अनुपात। ग. कुल जनसंख्या में घटते शहरों का अनुपात। घ. कुल शहरी आबादी में तेजी से बढ़ते शहरों का अनुपात। इन चरों के संयोजन से भारत में शहरीकरण का विश्लेषण संभव हो पाता है। बोस ने कस्बों और शहरों का परस्पर उपयोग किया। भारत में शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव। शहरीकरण का बड़ी सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आइए इनमें से कुछ परिवर्तनों और प्रभावों का पता लगाएं। परिवार और रिश्तेदारी। शहरीकरण पारिवारिक संरचना, अंतरपरिवार और अंतरपरिवार संबंधों के साथ साथ परिवार के कार्यों को भी प्रभावित करता है। शहरीकरण के साथ सामुदायिक बंधन टूट जाते हैं और प्रवासियों को पीछे छूट गए लोगों के साथ संबंध बनाए रखते हुए पुराने रिश्तों को नए रिश्तों से बदलने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
आईपी जैसे विद्वानों द्वारा शहरी परिवारों का अनुभवजन्य अध्ययन। देसाई, कपाड़िया और एलिन रॉस बताते हैं कि शहरी संयुक्त परिवारों का स्थान धीरे धीरे एकल परिवारों ने ले लिया है। परिवार का आकार सिकुड़ रहा है और रिश्तेदारी के रिश्ते 2 या 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रह गए हैं। गुजरात के महुवा कस्बे में आईपी देसाई 1964 ने पाया कि यद्यपि शहरी पारिवारिक संरचना बदल रही है, परिवारों में व्यक्तिवाद की भावना नहीं बढ़ रही है। उन्होंने पाया कि 74% परिवार आवासीय रूप से एकल थे, लेकिन कार्यात्मक रूप से और संपत्ति में संयुक्त थे। 21% निवास, कार्य और संपत्ति में संयुक्त थे और 5% एकल थे। कपाड़िया 1959 ने गुजरात में ग्रामीण और शहरी नवसारी क्षेत्रों में 1162 परिवारों का अध्ययन किया और पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 2 एकल परिवारों के लिए 3 संयुक्त परिवार थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में एकल परिवार संयुक्त परिवारों की तुलना में 10% अधिक थे। एलिन रॉस 1962 ने बेंगलोर में मध्यम और उच्च वर्ग के 157 हिंदू परिवारों का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 60% परिवार एकल हैं। आज का रुझान पारंपरिक संयुक्त परिवार से हटकर एकल परिवार इकाई की ओर है। छोटा संयुक्त परिवार अब शहरी भारत में पारिवारिक जीवन का सबसे विशिष्ट रूप है। दूर के रिश्तेदारों से संबंध कमजोर या टूट रहे हैं। हालांकि अंतरपरिवार और अंतरपरिवार संबंध बदल रहे हैं। युवा अभी भी अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। बच्चे माता पिता और भाई बहनों के प्रति अपने दायित्वों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं करते हैं और पत्नियां अपने पतियों के अधिकार को चुनौती नहीं देती हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पति प्रमुख परिवार का स्थान समतावादी परिवार ले रहा है, जहां पत्नी निर्णय लेने में हिस्सा लेती है। आईपी देसाई का कहना है कि युवा और पुरानी पीढ़ियों के बीच तनाव के बावजूद बच्चों का अपने परिवारों के प्रति लगाव मजबूत बना हुआ है। सिल्विया वटुक का कहना है कि परिवार संयुक्तता का आदर्श अभी भी कायम है, भले ही परिवार अलग अलग रहते हों। विस्तारित परिवार एक औपचारिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अज्ञेय विस्तारित परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा जाता है। एक ही या आसपास के मोहल्लों में द्विपक्षीय और रिश्तेदारी से संबंधित परिवारों के समूहों सहित बड़े रिश्तेदारी समूह मौजूद हैं। शहरी क्षेत्रों में द्विपक्षीय रिश्तेदारी की ओर रुझान है। 1974 से 1976 तक रायपुर के अपने अध्ययन में वटुक ने वैवाहिक बंधन को वैयक्तिकृत करने की बढ़ती प्रवृत्ति और लेविरेट विधवा विरासत, विधवा पुनर्विवाह, विनिमय द्वारा विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाओं में गिरावट का उल्लेख किया है। शहरीकरण का प्रभाव तेजी से समरूप होते मूल्यों और व्यवहारों के शहरी पैटर्न में भी देखा जाता है। इस प्रकार शहरी भारत में पारिवारिक संरचना धीरे धीरे बदल रही है, जिसमें परिवार का आकार कम हो रहा है, पारिवारिक कार्यों में कमी आ रही है और वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया जा रहा है। रिश्तेदारी शहरों में सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनी हुई है और संयुक्त परिवार और औद्योगिक और शहरी जीवन की आवश्यकताओं के बीच संरचनात्मक अनुरूपता है। मद्रास में प्रमुख व्यापारिक नेताओं के 19 परिवारों के अपने अध्ययन में मिल्टन सिंगर 1968 का तर्क है कि पारंपरिक भारतीय संयुक्त परिवार का एक संशोधित संस्करण शहरी और औद्योगिक सेटिंग के अनुरूप है। शहरीकरण और जाति। आम तौर पर यह माना जाता है कि जाति एक ग्रामीण घटना है जबकि वर्ग शहरी है और शहरीकरण के साथ जाति वर्ग में बदल जाती है। हालांकि जाति व्यवस्था शहरों के साथ साथ गांवों में भी मौजूद है, हालांकि महत्वपूर्ण संगठनात्मक अंतर हैं। शहरीकरण शिक्षा और व्यक्तिगत उपलब्धि और आधुनिक स्थिति प्रतीकों के प्रति रुझान के विकास के साथ जाति की पहचान कम हो जाती है। आंद्रे बेटेले 1966 ने बताया कि पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग के बीच जाति संबंधों की तुलना में
वर्ग संबंध अधिक महत्वपूर्ण हैं। आज एक उल्लेखनीय परिवर्तन उपजातियों और जातियों का संलयन है। कोलेंडा 1984 ने 3 प्रकार के संलयन की पहचान की: आय, नौकरी पर और नए शहर के पड़ोस में विभिन्न उपजातियों और जातियों के लोग मिलते हैं। 2. अंतर उपजातीय विवाह उपजातियों के मेल को बढ़ावा देते हैं। 3. लोकतांत्रिक राजनीति उपजातियों के मेल को बढ़ावा देती है। श्रीनिवास 1962, घुरिये 1962, गोरे 1970, डिसूजा 1974 और राव 1974 जैसे समाजशास्त्रियों के अध्ययनों से पता चला है कि जाति व्यवस्था कायम है और शहरी सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करती है, हालांकि यह है दूसरों में रूप बदल गया। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जातीय एकजुटता कमजोर है। शहरों में जाति पंचायतें कमजोर हैं। कार्यस्थल और घरेलू स्थितियों के बीच एक द्वंद्व मौजूद है और जाति और वर्ग दोनों स्थितियां सहअस्तित्व में हैं। सत्ता वितरण के संदर्भ में ब्रिटिश पूर्व भारत में उच्च जाति भी उच्च वर्ग थी। शिक्षा और नए व्यवसायों के साथ यह सहसंबंध अब सत्य नहीं है। बेटेले 1971 ने बताया कि ऊंची जाति का मतलब हमेशा उच्च वर्ग नहीं होता है और यह असामंजस्य भारतीय शहरों में सबसे आम है जहां नौकरी के नए अवसर विकसित हुए हैं। जाति संघों की स्थापना से जाति व्यवस्था की जीवंतता का पता चलता है। जाति की पहचान समकालीन राजनीति में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वोट बैंक के रूप में कार्य करती है, जो इसे शहरी क्षेत्रों में पुनर्जीवित करती है। जाति ट्रेड यूनियन जैसे संघों को संगठित करने का आधार भी बनाती है, जो अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने वाले हित समूहों के रूप में कार्य करते हैं। शहरी संदर्भों में जाति विचारधारा से जुड़े कुछ व्यवहार लगभग गायब हो गए हैं। सहभोजिता के नियमों या जातियों के बीच अंतर्भोजन का शहरों में बहुत कम अर्थ है। अंतरजातीय और अंतरक्षेत्रीय विवाहों की आवृत्ति बढ़ गई है। शहरी बस्तियों में पड़ोस की बातचीत उच्च अनौपचारिकता द्वारा चिह्नित है, जिसमें जाति और रिश्तेदारी भागीदारी का प्रमुख आधार है। लिंच 1967 के आगरा में जाटव जाति के अध्ययन से पता चला कि उनके पास एक सुगठित मोहल्ला वार्ड संगठन था जो कई मामलों में एक ग्रामीण समुदाय जैसा था। दोशिका 1968 अहमदाबाद में 2 जाति वार्डों का अध्ययन भी पारंपरिक सामुदायिक संगठन को संदर्भित करता है। शहरीकरण और महिलाओं की स्थिति। महिलाएं ग्रामीण शहरी प्रवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे विवाह के लिए और गंतव्य पर संभावित श्रमिक के रूप में भी प्रवास करते हैं। मध्यम वर्ग की महिलाओं को सफेदपोश नौकरियों और व्यवसायों में रोजगार मिलता है, जबकि निम्न वर्ग की महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र और औद्योगिक श्रमिकों के रूप में नौकरियां मिलती हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में तेजी से औद्योगिकरण के कारण पुरुषों को विशेष कौशल प्राप्त करके श्रम बाजार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ा, जिससे पारंपरिक रूप से महिलाओं को अनौपचारिक और पारिवारिक सेटिंग में धकेल दिया गया। बढ़ते शहरीकरण के कारण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सकारात्मक विकास हुआ है। अधिक महिलाओं ने सफेदपोश नौकरियां अपनाई हैं और विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश किया है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई है। इससे काम के घंटे, पेशेवर निष्ठा और स्वायत्तता में वृद्धि हुई है, हालांकि इसके परिणामस्वरूप मूल्य संकट और मानक भ्रम भी पैदा हुआ है। सामाजिक और व्यावसायिक रूप से प्रबुद्ध महिला को दोहरी भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। सामाजिक और पेशेवर। गोर 1968, कपूर 1970, रॉस 1983। भारतीय शहरों में लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा छोटे परिवार के आकार से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। हालांकि महिलाओं की शिक्षा ने विवाह की उम्र बढ़ा दी है और जन्म दर कम कर दी है।
लेकिन इसने दहेज के साथ तय विवाह के पारंपरिक पैटर्न में मौलिक बदलाव नहीं किया है। मार्गरेट कॉर्मैक 1961 ने पाया कि विश्वविद्यालय की लड़कियां कॉलेज जाने और लड़कों के साथ घुलने मिलने के लिए तैयार थीं, लेकिन फिर भी चाहती थी कि उनके माता-पिता उनकी शादी की व्यवस्था करें। महिलाएं नए अवसर तलाशती हैं, लेकिन पारंपरिक प्रतिभूतियों की भी मांग करती हैं। शहरी महिलाएं तुलनात्मक रूप से अधिक शिक्षित और उदार होने के कारण ग्रामीण महिलाओं की तुलना में ऊंचा दर्जा रखती हैं। हालांकि श्रम बाजार में महिलाएं अभी भी वंचित हैं। डिसूजा 1963 ने उनके सामने आने वाली मनोवैज्ञानिक, घरेलू और सामाजिक समस्याओं का खुलासा किया है। चिंतन और क्रिया 25.3। जबकि शहरों में महिलाओं के पास सफेदपोश श्रमिकों या असंगठित क्षेत्र दोनों में रोजगार पाने के अधिक अवसर हैं, वे ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक कमजोरियों के लिए खुले हैं। शहरों में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं से पता लगाएं कि ये अतिरिक्त नुकसान और कमजोरियां क्या हैं। चिंतन और क्रिया 25.3। परिचय। शहरीकरण ने भारत में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। शहरों में महिलाओं को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार खोजने के असंख्य अवसर प्रदान किए जाते हैं। हालांकि यह शहरी परिवेश उन्हें कई प्रकार के नुकसान और कमजोरियों से भी अवगत कराता है, जो उनके ग्रामीण समकक्षों द्वारा सामना किए जाने वाले से अलग हैं। यह प्रतिबिंब शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के अनुभवों के माध्यम से इन अतिरिक्त नुकसानों और कमजोरियों की पड़ताल करता है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में चुनौतियों का पता लगाता है। शहरों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर। संगठित क्षेत्र। शहरों में संगठित क्षेत्र महिलाओं के लिए रोजगार के कई अवसर प्रदान करता है, जिसमें कॉरपोरेट कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सरकारी संगठनों में भूमिकाएं शामिल हैं। इन वातावरणों में काम करने वाली महिलाओं को आम तौर पर अधिक संरचित कार्य स्थितियों, कानूनी सुरक्षा और करियर में उन्नति के अवसरों से लाभ होता है। असंगठित क्षेत्र। इसके विपरीत, असंगठित क्षेत्र में अनौपचारिक नौकरियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे घरेलू काम, स्ट्रीट वेंडिंग, निर्माण कार्य और छोटे पैमाने पर विनिर्माण। इस क्षेत्र में महिलाओं को अक्सर अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियों, नौकरी की सुरक्षा की कमी और न्यूनतम कानूनी सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त नुकसान और कमजोरियां। एक लिंग भेदभाव और कार्यस्थल उत्पीड़न। लैंगिक समानता में प्रगति के बावजूद शहरी कार्यस्थलों में लैंगिक भेदभाव एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है। महिलाओं को अक्सर नियुक्ति, पदोन्नति और वेतनमान में पक्षपात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है, एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। केस स्टडी। कॉरपोरेट कार्यालय में ऋतु का अनुभव। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऋतु को लैंगिक भेदभाव के सूक्ष्म रूपों का सामना करना पड़ा। अपनी योग्यता और प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने देखा कि उनके पुरुष सहकर्मियों को अधिक बार पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। इसके अलावा ऋतु को एक वरिष्ठ सहकर्मी से अवांछित प्रगति का अनुभव हुआ, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट की। आंतरिक जांच लंबी और तनावपूर्ण थी, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य और नौकरी की संतुष्टि पर असर पड़ा। 2. कार्य जीवन संतुलन चुनौतियां। शहरी महिलाएं, विशेषकर संगठित क्षेत्र की महिलाएं, घरेलू कर्तव्यों के साथ पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए संघर्ष करती हैं। करियर और घर के कामकाज का दोहरा बोझ अक्सर तनाव और जलन का कारण बनता है। केस स्टडी। एक स्कूल शिक्षक के रूप में अंजलि का संघर्ष। एक स्कूल शिक्षिका और 2 बच्चों की मां अंजलि को अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण लगता है।
उसका स्कूल लंबे समय की मांग करता है, जिसमें पेपरों की ग्रेडिंग और बैठकों में भाग लेने जैसे अतिरिक्त काम शामिल हैं। घर पर वह खाना पकाने, सफाई और अपने बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। लगातार दबाव उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे उसके पास आत्म देखभाल के लिए बहुत कम समय बचता है। 3. चाइल्ड केयर सहायता का अभाव। शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए किफ़ायती और विश्वसनीय चाइल्ड केयर तक पहुंच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई महिलाओं को या तो अनौपचारिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है या निजी बाल देखभाल सेवाओं के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। केस स्टडी, घरेलू कामगार के रूप में सुनीता की दुविधा। घरेलू कामगार सुनीता को अपने 2 छोटे बच्चों के लिए भरोसेमंद और किफ़ायती बाल देखभाल खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके काम के घंटे लंबे और अप्रत्याशित हैं, जिससे बच्चों की देखभाल के लिए उपयुक्त विकल्प ढूंढना मुश्किल हो जाता है। परिणामस्वरूप उसे अक्सर अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है या उन्हें काम पर लाना पड़ता है, जो उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए आदर्श नहीं है। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। शहरों में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबा सफर, प्रदूषण का जोखिम और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी उनके स्वास्थ्य पर काफी असर डाल सकती है। केस स्टडी, कॉल सेंटर कर्मचारी के रूप में प्रिया की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। एक कॉल सेंटर में काम करने वाली प्रिया को लंबे समय तक बैठे रहने और दैनिक यात्रा के दौरान खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क के कारण पुरानी पीठ दर्द और श्वसन संबंधी समस्याएं हो गईं। स्वास्थ्य बीमा होने के बावजूद कंपनी की सख्त उपस्थिति नीतियों के कारण उनके लिए चिकित्सा उपचार के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया। 5. नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। असंगठित क्षेत्र की महिलाएं नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण विशेष रूप से असुरक्षित हैं। वे अक्सर औपचारिक अनुबंधों के बिना काम करते हैं, जिससे उन्हें मनमानी समाप्ति और शोषण का खतरा होता है। केस स्टडी, एक निर्माण श्रमिक के रूप में लक्ष्मी की अस्थिर नौकरी। लक्ष्मी, एक निर्माण श्रमिक, को परियोजनाएं पूरी होने पर अक्सर बेरोजगारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उसके पास स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व अवकाश या पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों तक कोई पहुंच नहीं है, जो उसे और उसके परिवार को आर्थिक रूप से असुरक्षित बनाता है। 6. शहरी हिंसा और व्यक्तिगत सुरक्षा। शहरी हिंसा का खतरा और व्यक्तिगत सुरक्षा की कमी शहरों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। सड़क पर उत्पीड़न, डकैती और यौन उत्पीड़न की घटनाएं शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, खासकर रात की पाली या देर से यात्रा के दौरान। केस स्टडी, नाइट शिफ्ट नर्स के रूप में नेहा का डर। रात की पाली में काम करने वाली नर्स नेहा अक्सर देर रात घर जाने में असुरक्षित महसूस करती है। उसने सड़क पर उत्पीड़न और लूटपाट के प्रयासों का अनुभव किया है, जिससे लगातार डर और चिंता की भावना पैदा हुई है, जिससे उसके प्रदर्शन और कल्याण पर असर पड़ा है। तुलनात्मक विश्लेषण, शहरी बनाम ग्रामीण महिलाएं। जहां ग्रामीण महिलाओं को गरीबी, सीमित रोजगार के अवसरों और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहीं शहरी महिलाओं को अलग, अक्सर अधिक जटिल कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। गुमनामी और तेज-तर्रार जीवन शैली की विशेषता वाला शहरी वातावरण, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विविध सामाजिक गतिशीलता के संपर्क और अपराध और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशीलता जैसी अनूठी चुनौतियां लाता है। चुनौतियों को संबोधित करना। नीतिगत हस्तक्षेप, कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के लिए सख्त दंड लागू करना। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में
महिलाओं की सुरक्षा करने वाले कानूनों का मजबूत कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। बाल देखभाल सहायता में सुधार। अधिक सरकारी वित्त पोषित बाल देखभाल केंद्र स्थापित करना। निजी बाल देखभाल सेवाओं को किफायती बनाने के लिए उन्हें सब्सिडी प्रदान करना। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय बढ़ाना। सख्त व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों को लागू करना। कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देना। लचीले कामकाजी घंटों और दूरस्थ कार्य विकल्पों को प्रोत्साहित करना। जागरूकता अभियानों के माध्यम से घरेलू जिम्मेदारियों के समान वितरण को बढ़ावा देना। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाना। बेरोजगारी की अवधि के दौरान श्रमिकों का समर्थन करने के लिए नौकरी सुरक्षा कार्यक्रम बनाना। जमीनी स्तर की पहल। सामुदायिक सहायता नेटवर्क। कामकाजी महिलाओं के लिए अनुभव और संसाधनों को साझा करने के लिए सहायता समूहों की स्थापना करना। वित्तीय साक्षरता, कानूनी अधिकार एवं आत्मरक्षा पर कार्यशालाओं का आयोजन। कॉरपोरेट जिम्मेदारी। कंपनियों को लिंग संवेदनशील नीतियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कार्यस्थलों के भीतर विविधता और समावेशन पहल को बढ़ावा देना। निष्कर्ष। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के अवसरों तक अधिक पहुंच होने के बावजूद नुकसान और कमजोरियों का एक अनूठा सेट का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए व्यापक और बहुमुखी समाधान की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज का एक ठोस प्रयास शामिल है, ताकि एक ऐसा माहौल तैयार किया जा सके जहां महिलाएं पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ सकें। इन कमजोरियों को स्वीकार करके और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करके हम महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और सहायक शहरी रोजगार परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सरलीकृत अनुवाद। ग्रामीण महिलाएं अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं, लेकिन शहरी महिलाएं अधिक स्वतंत्र और स्वतंत्र हैं। शहरीकरण और ग्रामीण जीवन। शहरीकरण या शहरों की ओर पलायन हर जगह होता है। लोग नौकरियों के लिए पलायन करते हैं और इससे ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आता है। राव 1974 ने एक बड़े शहर के निकट एक गांव में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया। उन्होंने शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 3 प्रकार के परिवर्तन पाए। जिन गांवों के कई लोग दूर दराज के शहरों में काम करते हैं, वे शहरी नौकरियों को प्रतिष्ठित मानते हैं। कई लोगों के शहरों में काम करने के कारण औद्योगिक कस्बों के पास के गांवों को आवास, बाजार और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो गांव विस्तारित शहरों का हिस्सा बन जाते हैं, वे सीधे शहरी जीवन और गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। श्रीनिवास 1962 ने बताया कि शहरीकरण और औद्योगिकरण गांवों को कैसे प्रभावित करते हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मण अपनी ग्रामीण भूमि को बचाए रखते हुए सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर रहते हुए शिक्षा और नौकरियों के लिए शहरों में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। शहरों में उनका गैर शारीरिक कार्यों पर प्रभुत्व था। होल्मस्ट्रॉम 1969 ने बेंगलुरु के एक ग्रामीण इलाके में चुनाव के दौरान राजनीतिक नेटवर्क पर नजर डाली। मजूमदार 1958 ने पाया कि लखनऊ के पास के एक गांव की अर्थव्यवस्था शहरी बाजार से प्रभावित थी। एम्स 1954 ने कहा कि प्रवासी घर पर पैसा भेजते हैं, जिससे परिवारों को कर्ज चुकाने, घर बनाने और बच्चों को शिक्षित करने में मदद मिलती है। लैम्बर्ट 1962 ने ग्रामीण जीवन पर शहरी प्रभावों के अध्ययन की समीक्षा की, जिसमें कहा गया कि सामाजिक परिवर्तन सबसे बड़े होते हैं जहां शहरीकरण अचानक और महत्वपूर्ण होता है। प्रवासन शहरीकरण की कुंजी है, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है।
यह कृषि को प्रभावित करता है, मलिन बस्तियां बनाता है और सामाजिक संरचनाओं को बदलता है। प्रवासी अपने गृह गांवों के साथ संबंध बनाए रखते हैं। रेडियो और टीवी जैसे मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक विशेषताओं और नए विचारों का प्रसार करते हैं। शहरी राजनीति। राव 1974 ने शहरी राजनीतिक अध्ययन में 4 क्षेत्रों की पहचान की: औपचारिक राजनीतिक संरचनाएं, अनौपचारिक राजनीतिक संगठन, छोटे शहर की राजनीति और हिंसा। औपचारिक संरचनाओं में नगरपालिका सरकारें शामिल होती हैं, जहां राजनीतिक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। रूडोल्फ 1961 ने मद्रास में सत्ता संघर्ष का वर्णन किया, जो डीएमके के प्रभुत्व को दर्शाता है। पार्टी और उसका ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। अनौपचारिक राजनीतिक संगठनों में जाति, धार्मिक और व्यावसायिक समूह शामिल हैं, जो दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं या राजनीतिक दल बनाते हैं। लिंच 1968 ने अध्ययन किया कि कैसे आगरा में जाटव रिपब्लिकन पार्टी के हिस्से के रूप में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो गए। छोटे शहरों की राजनीति में कुलीन वर्ग, गुट या जातीय समूह शामिल होते हैं, जो वोट बैंक और दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, जिससे अक्सर स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष होता है। मेयर 1953 और फॉक्स 1969 ने छोटे शहरों में राजनीतिक नेटवर्क और जातीय संघर्षों का अध्ययन किया। शहरी हिंसा में सांप्रदायिक संघर्ष, राजनीतिक गड़बड़ी, छात्र हड़ताल और बॉम्बे में शिवसेना जैसे क्षेत्रीय समूहों की गतिविधियां शामिल हैं। टांगरी 1962 और कोठारी 1970 ने कहा कि शहरीकरण से बेरोजगारी और मलिन बस्तियों जैसे संघर्ष होते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। लिंच 1980 ने बॉम्बे स्लम में आदिद्रविड़ों के बीच राजनीतिक लामबंदी का अध्ययन किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे विभिन्न पार्टियां अपनी पहचान को अछूत या अपनी दक्षिण भारतीय जड़ों के रूप में पेश करती हैं। शहरीकरण की समस्याएं। भारत में शहरीकरण को क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय विविधता, बड़े पैमाने पर प्रवासन, बुनियादी ढांचे की कमी और मलिन बस्तियों के विकास का सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं: आवास एवं मलिन बस्तियां। शहरी क्षेत्रों में आवास की भारी कमी है, जो तेजी से जनसंख्या वृद्धि और अपर्याप्त नए आवास के कारण और भी बदतर हो गई है। लाभ संचालित डेवलपर्स द्वारा गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के आवास की उपेक्षा की जाती है। कई प्रवासी खराब आवास, भीड़-भाड़ और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाली झुग्गियों में रहते हैं, जिससे बीमारियां और सामाजिक तनाव पैदा होते हैं। भारत की लगभग 40% शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है, जिसका प्रतिशत दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जैसे शहरों में अधिक है। भीड़। बम्बई, कलकत्ता, पुणे और कानपुर जैसे शहरों में अत्यधिक भीड़-भाड़ है, जहां कई परिवार 1 या 2 कमरों में रहते हैं। अत्यधिक भीड़-भाड़ से विकृत व्यवहार, बीमारियां, मानसिक बीमारियां, शराबखोरी और दंगे होते हैं। ऑस्कर लुईस 1965 द्वारा वर्णित गरीबी की संस्कृति से पता चलता है कि कैसे आर्थिक अभाव पीढ़ियों से चली आ रही जीवन शैली का निर्माण करता है। जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता। किसी भी भारतीय शहर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति नहीं होती है। रुक-रुक कर आपूर्ति से प्रदूषण फैलता है। छोटे शहरों में अक्सर मुख्य जल आपूर्ति की कमी होती है और वे कुओं पर निर्भर रहते हैं। शहरों में पानी जमा होने के कारण जल निकासी की व्यवस्था खराब है। नगर पालिकाएं कूड़े-कचरे, नालियों और सीवरों का प्रबंधन करने में विफल रहती हैं, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बदतर होती जा रही हैं। परिवहन एवं आवागमन। शहरी परिवहन की योजना खराब है, अपर्याप्त बसें हैं और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या यातायात और प्रदूषण का कारण बन रही है।
यात्रियों को यात्रा में लंबा समय बिताना पड़ता है। बिजली की कमी। विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग और औद्योगिक विस्तार के कारण शहरी केंद्रों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है। बिजली आपूर्ति को लेकर राज्यों में टकराव से संकट और गहरा गया है। कचरा। शहर भारी मात्रा में कूड़ा-कचरा पैदा करते हैं, लेकिन उसका केवल एक अंश ही साफ किया जाता है। नगर निगम का बजट अधिक है, लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन अपर्याप्त है, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। प्रदूषण। शहर अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। शहरी प्रदूषण से विशेषकर बच्चों में बीमारियां होती हैं। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और शहर नियोजन की आवश्यकता है। शहरी समस्याएं प्रवासन, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक अक्षमता और खराब योजना से उत्पन्न होती हैं। समाधानों में व्यवस्थित शहरी विकास, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय योजना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करना, एक व्यावहारिक आवास नीति और स्थानीय सरकार का विकेंद्रीकरण शामिल है। चिंतन और क्रिया 25.4। आपके अनुसार शहरीकरण की अतिरिक्त समस्याएं क्या हैं, जिनका उल्लेख हमारी इकाई में नहीं किया गया है? आपकी राय में भारत में शहरी केंद्रों को प्रभावित करने वाली समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? भारत में शहरीकरण, अतिरिक्त समस्याएं और संभावित समाधान। शहरीकरण आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण की एक पहचान, अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे भारत के शहरों का विस्तार हो रहा है, वे कई मुद्दों से जूझ रहे हैं, जो आम तौर पर उजागर किए गए मुद्दों से परे हैं। टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए इन अतिरिक्त समस्याओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और नवीन समाधानों की आवश्यकता है। यह निबंध भारत में शहरीकरण की कुछ कम चर्चित चुनौतियों की पड़ताल करता है और उनसे निपटने के लिए व्यापक रणनीतियों का प्रस्ताव करता है। शहरीकरण की अतिरिक्त समस्याएं। सांस्कृतिक विघटन। शहरीकरण अक्सर पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन शैली के क्षरण का कारण बनता है। जैसे जैसे ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करती है, उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक मानदंडों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी परंपराओं और रीति रिवाजों का नुकसान हो सकता है। यह सांस्कृतिक विघटन शहरी प्रवासियों के बीच पहचान संकट और सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। शहरी जीवन की तीव्र गति, नौकरी की असुरक्षा, उच्च रहने की लागत और सामाजिक अलगाव जैसे तनावों के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती घटनाओं में योगदान देती है। शहरी निवासी, विशेषकर युवा और बुजुर्ग, तेजी से चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों का अनुभव कर रहे हैं। पर्यावरणीय क्षरण। जबकि वायु और जल प्रदूषण अच्छी तरह से पहचाना जाता है, शहरीकरण मिट्टी के प्रदूषण और हरित स्थानों के नुकसान में भी योगदान देता है। रसायनों का अंधाधुंध उपयोग, अनुचित अपशिष्ट निपटान और निर्माण गतिविधियां शहरी पर्यावरण को खराब करती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता दोनों प्रभावित होती हैं। खाद्य सुरक्षा। शहरीकरण कृषि भूमि को शहरी स्थानों में बदलने और खाद्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती दूरी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, ताजा उपज की उपलब्धता कम हो सकती है और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक असमानता। आर्थिक असमानता से परे, शहरीकरण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार तक पहुंच से संबंधित सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय अक्सर खुद को अपर्याप्त सेवाओं के साथ मलिन बस्तियों में पाते हैं, जिससे गरीबी और बहिष्कार का चक्र बना रहता है। शहरी ताप द्वीप प्रभाव। मानवीय गतिविधियों और परिवर्तित भूमि सतहों के कारण शहर अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक तापमान का अनुभव करते हैं। यह घटना
जिसे शहरी ताप द्वीप प्रभाव के रूप में जाना जाता है, स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाती है, शीतलन के लिए ऊर्जा की खपत बढ़ाती है और वायु की गुणवत्ता खराब करती है। पानी की कमी, भूजल के अत्यधिक दोहन, अकुशल जल प्रबंधन और जल निकायों के प्रदूषण के कारण शहरी क्षेत्रों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। यह कमी जलवायु परिवर्तन के कारण और बढ़ गई है, जो जल संसाधनों की उपलब्धता और पूर्वानुमान को प्रभावित करती है। यातायात भीड़ और सड़क सुरक्षा, शहरीकरण के साथ वाहनों का यातायात बढ़ जाता है, जिससे गंभीर भीड़-भाड़ होती है और सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर होती है। खराब नियोजित शहरी बुनियादी ढांचा वाहनों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने में विफल रहता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता प्रभावित होती है। मनोरंजक स्थानों की कमी, शहरी नियोजन अक्सर पार्क, खेल के मैदान और खेल सुविधाओं जैसे मनोरंजक स्थानों की आवश्यकता को नज़रअंदाज कर देता है। ऐसी सुविधाओं की कमी शहरी निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक संपर्क और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट उत्पादन में तेजी से वृद्धि शहरी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती है। अकुशल अपशिष्ट संग्रहण, अपर्याप्त रिसाइक्लिंग सुविधाएं और अनुचित निपटान विधियां पर्यावरण प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करती हैं। भारत में शहरी केंद्रों को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान। शहरीकरण की असंख्य समस्याओं के समाधान के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी नवाचारों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। निम्नलिखित रणनीतियां इन चुनौतियों का व्यापक समाधान प्रस्तावित करती हैं। सांस्कृतिक संरक्षण पहल, शहरी नियोजन को विरासत क्षेत्रों को बढ़ावा देने, पारंपरिक कला और शिल्प का समर्थन करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाकर सांस्कृतिक संरक्षण को एकीकृत करना चाहिए। समुदाय के नेतृत्व वाली सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से शहरी परिवेश में विविध परंपराओं को बनाए रखने और मनाने में मदद मिल सकती है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियाँ, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए शहरों को सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, जागरूकता अभियानों और सहायता समूहों की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करना और कार्यस्थल कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शहरी आबादी पर मनोवैज्ञानिक बोझ को कम कर सकता है। पर्यावरणीय स्थिरता, सख्त पर्यावरणीय नियमों को लागू करना, हरित भवन प्रथाओं को बढ़ावा देना और शहरी हरित स्थानों को बढ़ाना पर्यावरणीय क्षरण को कम कर सकता है। जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ाने के लिए शहरी वानिकी, छत पर उद्यान और टिकाऊ भूनिर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहरी कृषि, सामुदायिक उद्यानों, छत पर खेती और ऊर्ध्वाधर उद्यानों के माध्यम से शहरी कृषि को प्रोत्साहित करने से खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सकता है। स्थानीय खाद्य उत्पादन और वितरण नेटवर्क का समर्थन करने वाली नीतियां बाहरी खाद्य आपूर्ति पर निर्भरता को कम कर सकती हैं और स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा दे सकती हैं। सामाजिक समावेशन नीतियां, सरकारों को ऐसी नीतियां विकसित करनी चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करें। किफायती आवास परियोजनाएं, समावेशी सार्वजनिक सेवाएं और लक्षित कल्याण कार्यक्रम सामाजिक असमानताओं को पाटने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को एकीकृत करने में मदद कर सकते हैं। जलवायुलचीला बुनियादी ढांचा, शहरी ताप द्वीप प्रभाव से निपटने के लिए शहरों को जलवायुलचीला बुनियादी ढांचा अपनाना चाहिए। इसमें शहरी वातावरण को ठंडा करने के लिए परावर्तक सामग्री, हरी छतें, शहरी वन और जल निकायों का उपयोग शामिल है। ऊर्जा कुशल इमारतें और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां भी शहरी गर्मी को कम कर सकती हैं और वायु की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। एकीकृत जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और कुशल सिंचाई प्रणाली जैसी सतत जल प्रबंधन प्रथाएं
पानी की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीतियों को जल स्रोतों की सुरक्षा, आपूर्ति नेटवर्क में सुधार और निवासियों के बीच जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना और साइकिल चलाने और पैदल चलने जैसे गैर मोटर चालित परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना यातायात की भीड़ को कम कर सकता है। शहरी नियोजन में गतिशीलता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पैदल यात्रियों के अनुकूल बुनियादी ढांचे और सुरक्षित सड़क डिजाइन को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनोरंजक स्थानों का प्रावधान। शहरी योजनाकारों को शहर के डिजाइनों में पर्याप्त मनोरंजक स्थानों को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। पार्क, खेल के मैदान, खेल परिसर और सांस्कृतिक केंद्र शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक सामंजस्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता में योगदान करते हैं। इन स्थानों के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकती है। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन। कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसमें स्रोत पर पृथक्करण, उन्नत रिसाइक्लिंग प्रक्रियाएं, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियां और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी अपशिष्ट संग्रहण और प्रसंस्करण में सुधार कर सकती है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव कम हो सकता है। नीति और शासन सुधार। पारदर्शी, जवाबदेह और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के माध्यम से शहरी शासन को मजबूत करना आवश्यक है। नीतियां डेटा संचालित, समावेशी और बदलती शहरी गतिशीलता के अनुकूल होनी चाहिए। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग शहरी प्रबंधन और सेवा वितरण को बढ़ा सकता है। तकनीकी नवाचार। स्मार्ट सिटी समाधानों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से कई शहरी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इसमें कुशल संसाधन प्रबंधन के लिए IoT, बुनियादी ढांचे के पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए AI और शहरी नियोजन के लिए GIS का उपयोग शामिल है। प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों और वास्तविक समय फीडबैक तंत्र के माध्यम से नागरिक जुड़ाव की सुविधा भी प्रदान कर सकती है। निष्कर्ष। भारत में शहरीकरण जटिल चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिनके लिए नवीन और समावेशी समाधान की आवश्यकता होती है। आम तौर पर स्वीकृत मुद्दों के अलावा सांस्कृतिक विघटन, मानसिक स्वास्थ्य संकट, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक असमानता जैसी अतिरिक्त समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समावेशन को एकीकृत करने वाले समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर भारतीय शहर अधिक लचीले, रहने योग्य और टिकाऊ बन सकते हैं। शहरीकरण की समस्याओं को दूर करने और शहरी निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शासन, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। 25.8 निष्कर्ष। शहरीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसे केवल एक दृष्टिकोण या विश्लेषण से पूरी तरह से समझना कठिन है, खासकर भारत में। इस इकाई में हमने शहरीकरण के इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक इसके विभिन्न पहलुओं का पता लगाया है। हमने शहरीकरण और इससे होने वाली समस्याओं और परिणामों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों पर गौर किया है। हमने पाया है कि शहरीकरण कई बड़ी संरचनाओं और प्रक्रियाओं से जुड़ा है। जैसे जैसे वैश्वीकरण तेज हो रहा है, दुनिया को नए तरीकों से जोड़ा जा रहा है। एक सुझाव है कि दुनिया भर के शहर अधिक समान दिखने लगेंगे, क्योंकि प्रौद्योगिकी अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि शहरीकरण के समय और गति में भिन्नता, वैश्विक प्रणाली में शहरों की अलग अलग भूमिकाएं और विभिन्न मूल्यों और लक्ष्यों के साथ केंद्रीकृत सरकारों द्वारा शहरी नियोजन की बढ़ती प्रभावशीलता के कारण शहरों का विकास अलग अलग तरीकों से होगा। भविष्य के लिए